हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और इस वीडियो में आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से सीखेंगे कि उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना होता है। इससे पहले मैंने और वीडियोज़ में आपको लिए ये बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, इसे हम क्यों तैयार करते हैं, और जो कैश बुक होती है और बैंक की पासबुक होती है उसमें डिफरेंस किन रीजन से आ जाते हैं। अगर दोस्तों ये सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पहले ये वीडियोस देख लीजिए कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये तैयार क्यों किया जाता है। और एक वीडियो बनी हुई है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम तैयार कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपके लिए जो न्यूमेरिकल की वीडियो है ये पहली वीडियो है और इसमें आपको जो न्यूमेरिकल्स मैं समझाऊंगा वो क्रम से समझते हुए आ जाएंगे। और ये मेरा पूरा आपसे वादा है कि सारे न्यूमेरिकल्स जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ यदि वैसे आपने सीखने का प्रयास किया देन सारे बहुत ही ईजी लगेंगे, सरल लगेंगे आपके लिए और आपको सॉल्व भी करना आ जाएंगे। लेकिन ये निवेदन है कि इससे पहले के जो वीडियोस हैं इसी चैप्टर के वो आप पहले देख लीजिएगा। ओके, और चलते हैं अब हम अपने सब्जेक्ट की ओर। हमने आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर जब करेंगे तो क्या करेंगे कि ये इतने कॉलम्स हम ड्रॉ कर लेंगे। पहला हमारा पार्टिकुलर्स का होता है, फिर अमाउंट और अमाउंट का होता है। डेबिट क्रेडिट का नहीं है ये, क्योंकि ये अकाउंट नहीं होता है, इट इज़ अ ओनली स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि जो अकाउंट्स बनते हैं उनमें डेबिट क्रेडिट होता है और जो स्टेटमेंट बनते हैं तो उनमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। इसमें अमाउंट यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे हमारे जितने भी इंटरनल जो आइटम्स होंगे उनकी, और इधर उनका जो पूरा टोटल होगा और उसे जिसे लेस करना होगा उसको लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये फॉर्मेट है इसका। फॉर्मेट को कैसे करके समझेंगे, बिल्कुल ऊपर लिखा जाता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ। अब जो भी बिजनेसमैन होता है या जिस कंपनी का हम बीआरएस बनाते हैं उसी का नाम लिख दिया जाता है। जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर। अब इसमें पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है उसमें है रिमझिम लिमिटेड, तो हम लिख सकते हैं ऑफ किसका, रिमझिम लिमिटेड। ओके, इस तरह से डाल सकते हैं क्योंकि ये चेंज होता रहता है सभी में। तो पहला होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जिसका भी हमें डालना है। इसके बाद में एक डेट इसमें फ्रेंड्स बहुत मस्ट होती है, जिस डेट के लिए ये तैयार करना होता है। मैंने इतना यहाँ लिख के छोड़ दिया एज ऑन। इसमें देखेंगे किस डेट के लिए बनवा रहा है, इन्होंने बताया होगा। देखिए लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये न्यूमेरिकल्स, ये डीके गोयल जी की बुक से हैं। अगर आपके पास में अगर डीके गोयल जी की बुक है देन आप अपने बुक में देख लीजिएगा। और वैसे तो अब कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड्स होंगे जिनके पास में कोई और बुक से अगर वो पढ़ रहे होंगे तो उनकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर छोटा छोटा लिख दिया है। अगर इसको हम देखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर बुक है तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन वहाँ से देखिए और सॉल्व यहाँ हम कर रहे हैं, देखेंगे। तो लिखा हुआ है रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद एसबीआई ऑन 31 मार्च 2017। यानी ये जो हमें बनाना है वो कब बनाना है, एज ऑन 31 मार्च 2017। इस डेट को हमें ये प्रिपेयर करना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, अब इसमें हमें किस तरह से करना होगा या ये आगे इसमें देखते हैं। लिखा है द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शो डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300। यानी जो डेबिट बैलेंस है किसका, कैश बुक का। अब मैं इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूं कि इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपके समझ में ये आ जाए कि डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। देखिए जब हम बैंक से लेन देन करते हैं तो दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हमारा पैसा बैंक पर होगा या बैंक का पैसा हम पर होगा, यानी क्या होगा, लोन होगा। और ये मेरा पूरा वीडियोस आप लास्ट तक देखिएगा, जल्दबाजी में नहीं देखिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरे न्यूमेरिकल आपके लिए समझ में आते चले जाएंगे। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। ओके, तो हम यहां पर लिख देंगे डेबिट
बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अनुसार जो डेबिट बैलेंस है वो इस वाले में नहीं लिखा जाएगा, इस वाले में लिखा जाता है कितना है 1,54,300। अब दोस्तों इतना पैसा तो हमारा बैंक में जमा है, अब हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए होंगे उनसे ये पैसा जब बढ़ेगा उसको किस में लिखेंगे, ऐड में, और जिससे घटेगा उसे लिखेंगे लेस में। दो चीजें होती हैं, किससे पैसा बढ़ा और किससे पैसा घटा। ओके, देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है However, the bank statement showed a different balance as on that date. The following were the reasons for the difference. देखिए जब उन्होंने अपनी कैश बुक को मिलाया, कैश बुक कौन रखता है, बिजनेसमैन रखता है, और पासबुक को मिलाया, पासबुक कौन रखता है, वो बैंक रखता है। जब दोनों को उन्होंने मैच किया तो उन्होंने कुछ रीजंस पाए, और जो रीजंस थे वो ये थे। अब इन्हीं के बेस पर आपके लिए अपना न्यूमेरिकल सेट करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। देखते हैं कौन कौन से थे। अब इतना समझना है यहाँ पर कि हमारा पैसा 1,54,300 इस समय अकाउंट में जमा है। अब क्या क्या रीजंस है पहला देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक 75,450। यानी चेक डिपॉजिटेड, कुछ चेक्स थे जो हमने बैंक में जमा किए थे। ओके, एक बात बताएंगे दोस्तों, इसको समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस इसका बेस आपके लिए आ जाए। जब हमने चेक बैंक में जमा किए होंगे, हमारा पहले से पैसा है 1,54,300, जब चेक जमा किए होंगे तो हमने अपना पैसा क्या किया होगा, अपने यहाँ पर कैश बुक में हमने प्लस किया होगा। लेकिन हुआ क्या कि वो क्रेडिट नहीं हुए, तो जो हमने प्लस किया है सही करने के लिए वो प्लस हुआ ही नहीं, तो सही करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करना पड़ेगा तो ये एंट्री किस में जाएगी, लेस में। और लिखेंगे कैसे, देखते हैं। चेक डिपॉजिट एट बैंक बट नॉट क्रेडिट। यानी इसका मतलब यह है कि हमने चेक तो बैंक में जमा किए, अपना पैसा बढ़ा लिया था, लेकिन क्रेडिट नहीं हुए, इसका मतलब है कि वो पैसा बढ़ा ही नहीं। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और अमाउंट होगी 75,450। अगला देखते हैं। सेकंड नंबर पे एक एंट्री हमारे समझ में आ गई। सेकंड नंबर पे है चेक इशूड। इशूड माने होता है हमने किसी के लिए भी दिए, जैसे आपके लिए मैंने चेक दिया कोई, जब मैं आपको चेक दूंगा तो मैं क्या समझूंगा, अपने यहाँ एंट्री क्या करूंगा कि आप पेमेंट निकाल लोगे। जब आप पेमेंट निकाल लोगे इसका मतलब है मैं अपने यहाँ पर उस पैसे को क्या कर लूंगा, घटा लूंगा। जिस दिन आपको चेक दूंगा तो तुरंत मैं पैसे को लेस कर लूंगा। और चेक्स की वैलिडिटी कितनी मंथ होती है, 3 मंथ। ओके, ध्यान से समझिएगा। अब हमने आपके लिए क्या कह रहा है सेकंड एंट्री में कि चेक इशूड, हमने आपको चेक दिया बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, किंतु आप पेमेंट लेने ही नहीं गए। जब हमने आपको चेक दिया तो अपना पैसा क्या किया, घटाया, और आप पेमेंट ही लेने नहीं गए तो पैसा घटा नहीं, हम गलत घटा चुके। सही करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये एंट्री ऐड में आएगी और लिखा जाएगा चेक इशूड व्हाट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी हमने तो चेक जारी किए लेकिन पेमेंट लेने के लिए आप प्रेजेंट नहीं हुए, और वो अमाउंट कितनी थी 760। ओके, दो एंट्री समझ में आ गई। तीसरी एंट्री हम देखते हैं। तीसरी एंट्री है दोस्तों बैंक चार्जेस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखिए बैंक चार्जेस लिखा है, हमारा पैसा जब बैंक में जमा होगा, जब बैंक चार्जेस लगेंगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, वो पैसा क्या होगा, घटेगा। तो सही करने के लिए हमें भी क्या चाहिए, घटाना चाहिए। यहां पर लेस वाले में ही एंट्री डालेंगे बैंक चार्जेस। कितने हैं, 1,135। दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली बाय डेटर्स। देखिए कोई व्यक्ति गया,
अगली एंट्री में लिखा हुआ है कि चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली बाय डेटर्स। डेटर्स किसे कहते हैं? जो व्यक्ति हमें पेमेंट करने को है। अब बैंक ने क्या हुआ, बैंक हमारे सारे काम को करता है, तो बैंक ने आपसे कोई पैसा लेकर के हमारे अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया, हमें पता ही नहीं है। तो सही करने के लिए हमें जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए? जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पैसा हम अपनी कैश बुक में ऐड अभी तक नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो कहां आ जाएगा? ऊपर ऐड में आ जाएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट डिपॉजिट मनी इन अकाउंट, यानी हमारे खाते में सीधे पैसा जमा हुआ। कितना? 1,35,200। ओके, अगला देखते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक तो हमारे पास होती है, हमें यह देखना है कि बैंक में असलियत में क्या हो गया। ओके, यहां पर क्या हुआ? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अरे हमारे अकाउंट में पैसा जमा था, वहां से जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाएगा तो पैसा हमारा बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? लेस होगा, कम हो जाएगा। तो सही करने के लिए हमें भी क्या करना होगा? कम कर लेंगे। यहां पर तीसरी एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक लिख दीजिएगा। और कितना लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 15,400, क्योंकि इतना पेमेंट हमारे अकाउंट से और निकल गया। अगला देखते हैं, यहां तक समझ में आया होगा। अगला लिखा है, लास्ट एंट्री है दोस्तों, उसमें लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। क्या हुआ? डिविडेंड कलेक्टेड। ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हम कहते हैं हमारे जितने भी मतलब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन पे जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। अब हमारे प्रॉफिट का हिस्सा है, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अब हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है, इसका मतलब है कि वो पैसा हमारे अकाउंट में जो पैसा जमा है उसको बढ़ा रहा होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे? इस एंट्री के लिए भी यहाँ पर जोड़ लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे थर्ड नंबर पर डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, और वो भी कितने थाउजेंड का? 1,000 का। क्वेश्चन यहां पर हमारा फिनिश हो रहा है, हमें आंसर बस निकालना है। एक बार मैं आपको और फिर से समझा दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया। मैंने इसलिए समझाया जिससे आपके समझ में पूरा आ जाए। देखिए, हमें यह देखना है कि हमारे अकाउंट में पैसा है या हम पर लोन है। तो बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद द एसबीआई ऑन 31 मार्च 2017। इसका मतलब है 31 मार्च 2017 को तो हमें ये प्रीपेयर करना है। और इस दिन लिखा हुआ है कि द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शो डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300। जितना बैलेंस दिखा रहा हो वो हमने कहां पर लिख दिया? यहां पर लिख दिया 1,54,300। अब जिससे ये पैसा बढ़ा उसको हम जोड़ते गए और जिससे पैसा घटा उसको हम घटाते गए। बस इतना सा काम करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना आ जाएगा। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते चले जाइएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जब हम कराएंगे आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन धीरे था, बाकी हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ओके, देखते हैं। पहला है चेक डिपॉजिट। कहाँ डिपॉजिट करते हैं चेक? अरे आप हमें दोगे तभी तो हम अपने बैंक में जमा करेंगे। जब आपने हमें चेक दिया होगा तो अपना पैसा हमने बढ़ाया होगा। इसका मतलब पहली एंट्री में जो जितना भी चेक्स मिले हैं लिखा चेक डिपॉजिट, यानी अपना पैसा बढ़ाया, बट नॉट क्रेडिट, यानी बढ़ा ही नहीं, इसलिए उसको कहां ले गए? घटाने में ले गए। सेकंड एंट्री चेक इशूड। इशूड माने होता है किसी को देना। मान लीजिए हमने चेक आपको दिए तो हमने सोचा होगा आप हमारा पैसा निकाल लोगे, हमारे अकाउंट से निकाल लोगे, तो हमने अपना पैसा घटा लिया। लेकिन आप क्या हुआ कि बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, आप पेमेंट लेने ही नहीं गए, वो पैसा हमारा घटा नहीं, इसलिए हमने इसको क्या किया? जोड़ लिया। नेक्स्ट बैंक चार्जेस। अरे भाई बैंक चार्जेस लगेंगे तो हमारा पैसा क्या होगा? घटता है। खर्चा लगने से पैसा घटता है, इसलिए कहाँ आ गए? नीचे। दोस्तों कुछ समय बाद आप इतना रट जाएगा, एंट्री देखते ही बता दोगे कि प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी। ओके, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आगे है चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली। अरे डायरेक्ट बैंक ने क्या हुआ? चेक रिसीव करके हमारे खाते में जमा कर दिया। हमारे खाते में तो पैसा बढ़ गया, जब बढ़ गया तो कहां जाएगा? ऊपर ऐड में जाएगा। ओके,
डाल दिया। आगे है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अब देखो हमें बीमा की किस्त चुकानी थी, हम चुकाते तब भी हमारे पास से पैसा जाता, और हमारे स्थान पर किसने, बैंक ने ये पैसा चुका दिया। जब बैंक ने चुका दिया तो पैसा तो फिर भी हमारे यहाँ से निकला, तो इससे हमारा पैसा क्या हुआ, कम हुआ। कम हुआ तो कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। और लास्ट में है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और बैंक ने क्या हुआ, डिविडेंड कलेक्ट करके हमारे खाते में जमा कर दिया। वो अमाउंट कितनी थी, 1000, इससे हमारा पैसा बढ़ जाता है। दोस्तों 3 एंट्रीज हमारे प्लस की आई हैं और बाकी 3 किसकी आई, लेस की। हम कैसे के इसे सॉल्व करते हैं, यहां से पूरा लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 तीनों का टोटल जोड़ करके हमें यहां पर लिख देना है, ओके। और इसका जो टोटल होगा वो देखते हैं, यहां पर 0, 6 का दोस्तों 6 आएगा, 7 और 2 दोस्तों 9 होगा, और यहां पर 5 और 1 कितना, 6 होगा, और दोस्तों 8 और 3 11 होगा, और 1 और 1 कैरी यहाँ 2 होगा, यानी ये हुआ 2,16,960। इसको 1,54,300 में जब हम जोड़ेंगे तो देखिए ये कितना हो जाता है, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 2, 6 और 4 10 होता है, और 1 कैरी 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 1 6 and 7, 2 और 1 3, 3,71,260 यानी 3,71,260 रुपए हो गए। नीचे वाले तीनों को जोड़ लेंगे, अब ये नीचे तीनों को जोड़ करके हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस का टोटल है और ये माइनस का टोटल है। यहाँ पर जब लेकर के आएंगे तो ये कितना आ रहा है, देखिए 5, 5 और 3 कितना होता है, 8, 4 और 1 5 और 4 कितना होता है, 9, यहाँ पर 5 1 कितना होता है, 6 और 5 11 का 1, और यहाँ पर 7 और 1 कितना होता है, 8 और 1 कैरी कितना हो जाता है, 9। इसमें से इसके लिए लेस करना होता है, ओके। जब लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 में से 5 गया तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, 15 में से तो 1 घटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 7, यहाँ 2, 11 में से 2 जाएगा, सॉरी 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 9, यहाँ से 7 और यहाँ से 2 रह गया, ओके, क्योंकि 16 में से 7 9 गया तो 7 बचेगा। यानी ये बैलेंस हमारा बचा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऊपर लिखा होगा दोस्तों बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे लिखा जाता है बैलेंस एज पर पासबुक, ओके। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। आप इसके लिए मतलब 1-2 बार देख लीजिएगा, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा रिपीट करके, और इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको इसी के बेस पे आते हुए चले जाएंगे। अब हम इसी के बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए पढ़ाते हैं, आप जरा देखेंगे। इसी क्रम में हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो आपके नीचे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझ लेने के बाद हम थोड़ा स्पीड में आएंगे और स्पीडली समझेंगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है कि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो हमारे खाते में कितना जमा है, इसी का मतलब होता है बैंक बैलेंस। अब इस पूरे चैप्टर को आपको जब सीखना है, समझना है, तो आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी होगा क्वेश्चन में कि कब हमारा पैसा बैंक में जमा है और कब बैंक का पैसा हम पर है। सिर्फ 2 ही इसकी कैटेगरीज हैं, तीसरी कैटेगरी नहीं है। तो हम चल रहे हैं उस कैटेगरी में जिसमें हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक यहां पर दिया हुआ है कितना, देखिए लिखा हुआ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ पेन एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2016 बाद 7,500, यानी हमारे खाते में 7,500 का बैंक बैलेंस है, यानी इतना पैसा हमारे यहाँ पर क्या है, जमा है दोस्तों। और डेट इन्होंने क्या दी है, 31 दिसंबर 2016, तो यहाँ पर डाला जाएगा 31 दिसंबर 2016,
ओके अब हमें यही तक देखना है कि 31 दिसंबर तक कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं और 31 दिसंबर तक कौन कौन से ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं। उन्हीं के बेस पे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर देना है। देखते हैं, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में ही कि दो चीजें होती हैं, जिससे ये पैसा बढ़ा वो हमारा जाएगा किस फंक्शन में, ऐड में, और जितने से ये पैसा घटा होगा वो कहाँ जाएगा, लेस में। ओके, ऐड एंड लेस, बस दो चीजें हैं इसको समझने के लिए। जिससे पैसा हमारा बढ़े वो ऐड में, जिससे घटे वो लेस में। देखते हैं कि हमारा पैसा 7,500 जो जमा है उससे क्या हो रहा है, आगे देखते हैं। लिखा है इसके आगे, ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक इट वाज ascertained that the check of ₹500 700 paid on 30 December were not credited until the 2nd of January। देखिए दो चेक हैं, हमने बैंक में क्या किए थे, जमा किए थे। लिखा हुआ है क्या कि ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक, कैश बुक और पासबुक को जो हमने मैच किया तो हमें क्या हुआ, ये निश्चित हुआ दैट द चेक ऑफ ₹500 and 700 पेड ऑन 30 दिसंबर। हमने 30 दिसंबर के लिए दो चेक बैंक में जमा किए थे। जब हमने बैंक में जमा किए होंगे तो वो पैसा हमारा बढ़ने के उद्देश्य से किए होंगे, तो वो पैसा हमने पहले क्या कर लिया होगा, बढ़ा लिया होगा, यानी इस पैसे के लिए हमने प्लस कर लिया। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि बर नॉट क्रेडिटेड, ये क्रेडिट ही नहीं हुआ। इसका मतलब है दोस्तों जमा ही नहीं हुआ। जब जमा नहीं हुआ तो ऐड में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, लेस में जाएगा। और लिखेंगे चेक पेड, पेड लिख दीजिए या डिपॉजिट लिख दीजिए एट कहाँ, बैंक, बट नॉट क्रेडिट, यानी हमने तो जमा किए बट ये बैंक में क्या नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए। तो वो चेक्स कितने कितने के थे देखते हैं, 500 and 700। तो 500 प्लस 700 दोनों को जोड़ करके 1200 हो गया। एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है 500 और 700 के बाद में आगे क्या कह रहा है, 3 चेक्स और ₹600 800 1200 इशूड ऑन 28 दिसंबर। अब आगे तो बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा। देखिए कोई भी पेमेंट जब हमें करना होता है तो हम बाय चेक करेंगे, और 28 दिसंबर के लिए हमने 3 चेक दिए थे। वो कितने कितने रुपए के थे, 600 के, 800 के एंड 1200 के। अगर यहाँ पर ना दिख रहा हो तो आप DK गोयल की जो बुक है आपके पास, आप उसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको यही मिलेगा। अब हमने 3 चेक वहां पर जब आपके लिए दिए तो अपना पैसा वहां पर क्या किया होगा, हमने घटाया होगा। हमने सोचा कि आप हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लोगे, हमने अपना पैसा घटा लिया। लेकिन हुआ क्या, वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल द 3rd of January, लेकिन आप 3 जनवरी तक पैसे ही लेने नहीं गए। हम जिसको घटा चुके हैं वो घटा नहीं, क्योंकि आपने पेमेंट निकाला नहीं। तो सही करने के लिए उसे कहाँ ले जाना होगा, ऐड में ले जाना होगा। और यहां पर लिखना होगा कि चेक इशूड but not presented for payment, यानी हमने जो चेक इशू किए थे वो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, और उनकी अमाउंट कितनी थी, 600 800 1200। सबको जोड़ देंगे, 600 800 प्लस 1200, इट विल बी 2600। ओके, नेक्स्ट क्या है, There was a credit of ₹125 in the passbook। अब देखिए ये क्रेडिट इन द पासबुक लिखा हुआ है। क्रेडिट का मतलब हमारे खाते में पैसा बढ़ना होता है, घटना नहीं होता है। अब 125 रुपए बढ़े हैं तो हमें प्लस में ले जाना है, लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने क्लियर भी कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये किसके हैं, इंटरेस्ट के। जब हमारा पैसा हमारे खाते में जमा है और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो इससे हमारा पैसा और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन एंट्री इन ऐड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, या इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, और अमाउंट कितनी है फ्रेंड्स, 125। यहां पर 125 लिख दीजिए। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारा इंटरेस्ट भी पड़ गया इसमें, और 31 दिसंबर के लिए। नेक्स्ट कह रहा है देयर वर आल्सो बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक अमाउंटिंग ₹10।
अब देखिए खर्चा जब लगेगा तो उससे हमारे अकाउंट में जो भी अमाउंट जमा होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जब लेस हो जाएगा तो उससे यहां पर भी पैसा कम होगा। उसको किस हिसाब से शो करेंगे, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, ओनली कितने रुपीस, 10 रुपीस। नेक्स्ट लास्ट में कुछ नहीं है, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब आपने देखा कि उस क्वेश्चन को पढ़ा और इस क्वेश्चन को पढ़ा तो दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये एंट्री आपको ये भी पता चलती जाएंगी पढ़ते ही कि ये प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी। बस कैटेगरी आपको पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं जिससे आपके और अच्छे समझ में आ जाए। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑफ पेन एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज रुपीज 7,500, यानी हमारे अकाउंट में 7,500 रुपए थे, आज भी जमा है। इसके बाद में लिखा है कि ऑन द चेकिंग ऑफ द एंट्रीज द कैश बुक विद द पासबुक इट वाज द असर्टेन दैट द चेक ऑफ रुपीज 500 एंड 700 पेड ऑन 30 दिसंबर। हमने 2 चेक बैंक के लिए पेड किए थे 30 दिसंबर के लिए, 700 और 500 1200 के। तो इससे पैसा हमने अपना बढ़ाया होगा, क्योंकि बैंक में जमा हम तभी करेंगे जब हमें कहीं से चेक मिलेंगे। जब हमने उनके लिए जमा किया होगा अपना पैसा बढ़ाया होगा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, वर नॉट क्रेडिटेड अंटिल द 2 जनवरी, जनवरी तक वो जमा ही नहीं हुए, तो जो हम बढ़ा चुके हैं उसको क्या कर देंगे, लेस में डालना पड़ेगा। इसीलिए पहली एंट्री है यहाँ पर हमें लिखनी पड़ी, चेक पेड या डिपोजिट एट बैंक बट नॉट क्रेडिट, यानी क्रेडिट हो जाते तब तो कोई अंतर ही नहीं आता। हमें यही तो देखना है कि किस रीजन से ये डिफरेंस आया है। तो 700 और 500 को जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा हो रहा है कितना, 1200। दोस्तों इसके बाद में लिखा हुआ है 3 चेक हमने 600, 800 एंड 1200 के इशूड किए थे। जो इशू किए थे तो हमने समझ लीजिए अपना पैसा घटाया होगा, लेकिन वो पेमेंट लेने ही नहीं गए तो वो पैसा घटा नहीं, इसीलिए ऊपर गई है एंट्री चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तीनों को ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद में आया 2600। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन आवर डिपॉजिट। देखिए हमारा जो पैसा जमा था उसी पर ब्याज है, तो इससे हमारा पैसा और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐड में लिखेंगे। और बैंक चार्जेस से हमारा पैसा घटता है, इसलिए उसको नीचे लिखेंगे। अब हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, इसमें इसका टोटल जोड़ लेते हैं। ओके 2600 में 125 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2725। ओके इसमें इसको जोड़ लेंगे तो ये 5, यहाँ 2, 7, 7 एंड 5 का जो टोटल होता है 12 होता है। 12 के 2, 7 2 9 और यहाँ पर एक 10 हो जाता है। ओके यहाँ पर नीचे इसका टोटल हम करते हैं, देन ये कितने हो जाएंगे 1210। इस वाले में से लेस कर देते हैं, यहाँ पर 5 और 2 में से बन गया तो 1, यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पर 10 में से बन गया तो 9। ये हुआ हमारा 9015 करेक्ट आंसर। ऊपर लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो दोस्तों नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर, बैंक बैलेंस भी लिख सकते हैं और बैलेंस, चलो बैंक की बैलेंस लिखते हैं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरह से अभी तक आपने देखे कि हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, और इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप उनको देखते चले जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनको कम से कम 2 बार आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं। जब तक आपको प्रिपेयर करने का तरीका नहीं पता होगा तब तक ये क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लगेंगे, और जैसे ही आप मेरी बातों को कैच करना शुरू कर देंगे आपको ये बहुत सरल लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।